हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। और आज ऑल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे। हमने जो पिछला वीडियो लेक्चर बनाया था बेसिकली, तो उसमें हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था। हम सर्किट थ्योरी पढ़ रहे हैं एक्चुअली। प्योर रेजिस्टिव पढ़ा था जिसमें करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं था। फिर हमने प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ा था जिसमें करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/2 और वोल्टेज लीड्स द करंट बाय π/2। फिर हमने पढ़ा था प्योर कैपेसिटिव सर्किट, वहाँ पर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2। तो मैंने कहा था कि ये रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले ऑल्टरनेटिंग करंट का वो वीडियो लेक्चर आप देख लें, वीडियो लेक्चर नंबर 3। आज जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो होगा इम्पीडेंस निकालने के लिए। मैंने कहा था जो सिंगल वाले सर्किट है, सिंगल कंपोनेंट, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव, इनमें अप्लाइड वोल्टेज मेरे सामने था और करंट सर्किट की हमने निकाली थी, करंट की इक्वेशन निकाली थी। फिर हमने दोनों को कंपेयर किया था और पता लगा लिया था कि करंट और वोल्टेज में कौन आगे है और कौन पीछे। आज हम मिक्स्ड सर्किट की बात करेंगे। मतलब हमने बताया था, जब टर्म बताया था इम्पीडेंस क्या होता है, मैंने बताया था व्हेन सर्किट कंटेन्स 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स द रिजल्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस। तो आज इम्पीडेंस की बारी आएगी, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे LR सर्किट, CR सर्किट, जिसमें L भी लगा और R भी लगा। तो दोनों रेजिस्टेंस हो गए ना, L की वजह से रेजिस्टेंस XL और R की वजह से तो R ही होता है, तो दोनों का इम्पीडेंस निकलेगा ना। फिर ऐसे ही CR सर्किट पढ़ेंगे और LR CR अगर आपने समझ लिया तो फिर LCR में तो कुछ है ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है। तो चलिए कॉपी पेन लीजिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है ना। पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं हम अलॉन्ग विद द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है ना। तो चलिए आज का पहला सर्किट, और वैसे देखा जाए तो चौथा सर्किट है। हमने प्योर R, प्योर L, प्योर C पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे LR सर्किट। ठीक है ना। तो आज का सर्किट है LR सर्किट, LR सर्किट। देखिए LR ढंग से समझ लेना, जो स्टेप्स LR के हैं वही स्टेप्स CR में आएंगे। मतलब मैंने कहा बहुत ही सिस्टमेटिक चैप्टर है। LR समझ लिया, CR अपने आप आ जाएगा। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल, समझ गए ना, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है ना। आपको कहीं फंसाने वाला काम नहीं करूंगा। अब आप दोनों कंपोनेंट को जानते हैं। R का मतलब तो पता ही, मेटेलिक कंडक्टर द्वारा जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको हम R कहते हैं। L है इंडक्टेंस, और L के कारण जो रेजिस्टेंस होता है वो XL होता है, ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू होती है ω_L। मैंने कहा ना पिछला वीडियो लेक्चर आता है तो आज नया कुछ नहीं है, इसीलिए कहता हूँ सीक्वेंस में सारे वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं। तो चलिए सबसे पहला काम क्या होता है, सर्किट बनाना। LR सर्किट है, ये रहा L और ये रहा R। लैंग्वेज में लिखूंगा, यही लैंग्वेज LR में चलेगी, यही CR में चलेगी। ठीक है ना। तो LR की बात हो रही है, ये हो गया L और ये हो गया R। किससे कनेक्ट है, AC सोर्स से कनेक्ट है। ये AC का सिंबल हो गया, AC सोर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो AC सोर्स था वो, उसका जो वोल्टेज था, वोल्टेज तो पता ही है, E बराबर E0 sin ωt, वो किसी एक ही कंपोनेंट पे अप्लाइड हो रहा था, चाहे R पे था या L पे था या C पे था। अब हमारे पास कंपोनेंट कितने हो गए, 2, तो ये वोल्टेज 2 जगह डिवाइड होगा। ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनना बिल्कुल। हमने मान लिया कि L के अक्रॉस जो वोल्टेज है जो बनेगा वो ले लिया हमने VL। ठीक है ना, ये ले लिया। R के अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगा वो हमने ले लिया VR, ध्यान रखना। और जो टोटल वोल्टेज है उसको हम E नाम देंगे। हमने शुरू से ही E दिया, V नहीं दिया। E बराबर E0 sin ωt। ठीक है ना। तो चलिए इन द सर्किट, देखो फिक्स चीज है, इन द सर्किट क्या क्या कनेक्ट है, L एंड R आर कनेक्टेड in series with AC source whose equation is
गिवन एज, देखिए चीजें सारी फिक्स हैं। मैंने कहा ना जो स्टेप लिख रहा हूं, देखो यहाँ एल और आर की जगह जब आपका सी आर आ जाएगा तो यहाँ सी और आर आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए दोनों एक साथ बता रहा हूँ, बार बार लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। इक्वेशन क्या होगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा, इक्वेशन नंबर 1। पिछले वीडियो लेक्चर में हम यही काम लिख रहे थे। इक्वेशन नंबर 1 फिक्स है, ई की इक्वेशन फिक्स है। आई देखेंगे क्या आएगा। अब हमने मान लिया ये टोटल वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज है, ये दो जगह डिवाइड है, तो इन दोनों का वेक्टर सम इसके बराबर आएगा। वेक्टर एडिशन तो पढ़ा है ना, तो बस वेक्टर एडिशन ही है इसमें, और कुछ है ही नहीं। चलिए अब हमें पता है, लेट द वोल्टेज across L and R, हमने क्या क्या माने, VL and VR रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया L के क्रॉस वोल्टेज VL है और R के क्रॉस वोल्टेज VR है, तो ये वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, देखो जरा। देन VL इज इक्वल टू IXL, V बराबर आई आर फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, V बराबर आई आर, तो V बराबर आई और आर ये क्या गया, L के कारण जो रेजिस्टेंस होता है उसको एक्सएल कहते हैं। एंड VR बराबर क्या होगा, I इंटू आर। यहाँ एक्स आर मत कर देना, ये रेजिस्टेंस ही है, ओम है, ये ओम नहीं है, इसके लिए ओम एक्सएल होता है। तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात आपको है ही नहीं। ये L का वोल्टेज, ये R का वोल्टेज। L के वोल्टेज के लिए L वाला रेजिस्टेंस, R के वोल्टेज के लिए R ही रेजिस्टेंस है, और ये जो टोटल वोल्टेज है इसके लिए टोटल रेजिस्टेंस आएगा। और हमने कहा था जब सर्किट में दो कंपोनेंट लगे हों या दो से ज्यादा लगे हों तो टोटल रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, इम्पीडेंस, जेड। तो मैंने कहा ना सीक्वेंस में वीडियो देख लेना जिन्होंने पीछे नहीं देखे हैं। तो देखिए हम अगली स्टेप लिख रहे हैं, इफ इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, इफ इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज जेड, देन ई बराबर आई जेड, ई बराबर आई जेड। तीनों वोल्टेज हमने लिख दिए, पहला काम यही है। L के लिए वोल्टेज VL, तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ये भी V बराबर आई आर। ये टोटल वोल्टेज है, इसके साथ टोटल रेजिस्टेंस Z आएगा, और यही Z हमें निकालना है। XL पता है, R पता है, तो टोटल सर्किट का Z कितना होगा यही तो निकालना है। सब में एक ही कॉन्सेप्ट चलेगा, ध्यान रखना। तो मैंने कहा पहले ये वाला पूरा ढंग से समझ लेना। अब हम अगले की स्टेप कर रहे हैं। अब देखो इम्पीडेंस निकालेंगे कैसे, ये Z निकालेंगे कैसे। तो देखिए इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, impedance of circuit can be calculated by drawing a vector diagram as, अब समझिए वेक्टर डायग्राम को। सबसे पहला काम देखिए, बहुत सिंपलेस्ट तरीके से पढ़ा रहा हूं, बाद में हम फेजर भी बना देंगे। फेजर वेक्टर बेसिकली एक ही है, तो लोग कंफ्यूज करते हैं आपको, ये वेक्टर डायग्राम ये फेजर डायग्राम है। मैं बता दूंगा आपको। देखिए सबसे पहला काम क्या करना, ध्यान रखना, जो यहां करना वही सारे सर्किट में आगे करना है। वेक्टर डायग्राम, हम सबसे पहले हमने एक वेक्टर बनाया, वेक्टर दिख गया आपको। ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, दो वोल्टेज हमारे पास, देखिए हमारे पास एक वोल्टेज VL है और एक VR है, दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज हमें निकालना है। इतनी तो है, VL पता है, VR पता है, रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है। इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका पता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जिसको इंपीडेंस करें। दो ही तो चीजें निकालनी है, दो ही फार्मूले निकालने। तो देखिए ये वेक्टर हो गया VR के लिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको नाम दे दो OA। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द वेक्टर OA फॉर
पोटेंशियल या वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ बना दिया हमने। अब हमें पता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस मतलब VR और I सेम फेज में होते हैं सर्किट नंबर 1। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में बताया था कि जब सर्किट में रेजिस्टेंस होता है तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। ये वोल्टेज कौन सा, रेजिस्टेंस वाला ही वोल्टेज है ना, तो करंट इसी डायरेक्शन में होगी, करंट भी यहीं पर है। ध्यान रखना ये वोल्टेज VR के लिए है वेक्टर, हम तो ये कह रहे हैं करंट भी इसी लाइन पे है। चलिए अब हमें ये वोल्टेज हमने बना दिया, ये फिक्स है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस के लिए सीधी लाइन बना लो, एक वेक्टर बना दो, बना दिया वेक्टर। जैसे ही VR बनाओगे मतलब करंट वहीं लिख दो, करंट भी उसी डायरेक्शन में, क्योंकि सेम फेज में होते हैं। जब आपको करंट पता चल गया, अब देखिए L के अक्रॉस जो वोल्टेज है VL, अब सर्किट नंबर 2 L वाला सर्किट, L के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो करंट से π/2 आगे होता है। क्यों, करंट π/2 पीछे होती है, नहीं पता तो पीछे वाला सर्किट देख लो आप, पीछे वाला वीडियो। I यहाँ है और जो L वाला वोल्टेज होता है VL, प्योर इंडक्टिव सर्किट L वाला सर्किट बताया गया था, वहां पर वोल्टेज करंट से π/2 आगे होती है। तो करंट अगर यहाँ आ गई तो वोल्टेज π/2 आगे, मतलब यहाँ आएगा, ये लो, ये VL के लिए वेक्टर बन गया। यही पकड़ना यहाँ पर, देखो ये 90 हो गया। सबसे पहला काम VR वेक्टर खींचना है, सब लोग खींच लेंगे। जिस डायरेक्शन में VR है वहीं पर करंट है, इसलिए हम VR वेक्टर ही बनाते हैं, जहां VR बनाओगे वहीं करंट बनानी है, समझ गए ना। तो करंट मिल गई हमें। अब हमें पता जब करंट मिल गई तो वोल्टेज जो है L वाला वो करंट से π/2 आगे होता, तो हमने π/2 आगे कर दिया, हो गया। अब बड़ा सिंपल है यार, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर VR ये रहा, एक वेक्टर रहा VL, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हमें पता, √² प्लस इसका स्क्वायर, ये सबको पता 12th के बच्चे को। हो गया खत्म, सर्किट खत्म था, सर्किट कुछ बचा ही नहीं। देखो अब आप कंप्लीट कर लो इसको पैरेललोग्राम को, ये लो, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट नहीं आएगा। ये वोल्टेज को नाम क्या दे दिया हमने, E। देखिए नॉमेनक्लेचर मेरा ही वाला रखना, हमने ये VL, VR, BC और ये वाले को हमने E ही नाम दिया है। तो इन दोनों, ये वोल्टेज VL है, ये VR है, रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट इनके टर्म में कैसे आएगा, देखो VR आ गया, VL आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा डायगोनल। अब E की वैल्यू तो कौन नहीं निकाल पाएगा, देखो वो ये, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C, नाम देने की जरूरत भी नहीं है। तो ये आपके सामने एक वेक्टर डायग्राम तैयार हुआ, किसका, वोल्टेज का। अब कई लोग कहते हैं साहब फेजर बनाओ, क्या बनाओ, फेजर। अरे फेजर कुछ नया नहीं, देखिए एक मिनट, ये लो, फेजर में क्या है, करंट और, देखो ऐसा है, ये लो, हम दूसरा तरीका बना देते हैं। हमने कहा ये लो, ये VR है, ये I है, ये VL है। अब ले लो, इसमें क्या दिक्कत, ये E हो गया। इस डायग्राम अंतर के इसको हमने थोड़ा घुमाई तो दिया, और क्या किया है, और हमने किया गया है। अभी हम E और I के बीच में फेज डिफरेंस निकालेंगे, फाई, फेज को शो करा, वो तो फाई हम यहां पर ही बना सकते थे, ये लो। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम एक ही है, E बराबर E0 sin ओमेगा टी लेकर के हमने बना दिया कोई ओमेगा टी एंगल पे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर E का एंगल नहीं दिख रहा, तो ये E आ गया, E बराबर E0 sin ओमेगा टी, ये तो फाई हो गया, और ये वाला हो गया ओमेगा टी। तो हमने इसको नाम क्या दे दिया, फेजर, और कुछ नहीं है। फेजर और वेक्टर में कोई अंतर नहीं, आप भूल जाओ ये भी डायग्राम, आप तो इसी से काम चलाओ अपना, इसमें दिक्कत क्या है, कहाँ दिक्कत है। करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस फाई दिख रहा है, इनिशियल फेज नहीं दिख रहा है इसमें, इस वाले में हमने उसी लाइन पे सेट कर दिया, तो इसमें दिक्कत क्या है, आपको तो अल्टीमेटली करंट और वोल्टेज के बीच में फेज दिखाना फाई, तो वो तो यहाँ पर भी फाई दिख रहा है। फिर हमारा तो कहना ये कि आप इसको प्रेफर करेंगे, इसमें कुछ नया नहीं है। हमने इसमें
यहाँ से उठा लिया है ताकि ई का एंगल दिख जाए, वो तो वैसे ही दिख जाएगा। यहाँ अगर ई का एंगल दिखाएंगे लाइन के साथ तो लाइन हमने बनाई नहीं कोई। यहाँ पर क्या है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ई का एंगल ओमेगा टी भी दिख रहा है, इनिशियल फेज जो ई का है वो दिख रहा है, और यहाँ नहीं दिख रहा है, बस इतना अंतर है। समझ पा रहे हो ना? तो फिलहाल जो है ना आप अभी आप इसको समझो ही मत, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए आप मत समझो, इसको हटा देता हूँ मैं, आपको कुछ नहीं करना है, आप अभी सब कुछ भूल जाइए, इतना याद रखिए। डायग्राम बना दिया, सारे वोल्टेज लिख दिए VL, VR और E। अब हमने ये जो डायग्राम बनाया किससे बनाया, हमने कहा सबसे पहला काम है VR वाली लाइन खींच दो। जहां भी खींचोगे उसी लाइन पे आपको I बताना है। जब I पता चल जाएगा कहां पर है, तब हम दूसरा वोल्टेज I से आगे या पीछे वो खींच देंगे। मतलब VR वोल्टेज के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं, VR कहीं पर खींच दो वहीं पर I बना दो, क्यों VR और I तो एक ही डायरेक्शन में होंगे। VR अगर यहाँ है तो I यहाँ होगा, VR अगर हम यहाँ बनाएंगे तो I यहाँ बना देंगे। अगला जो वोल्टेज होगा वो I से आगे पीछे होता है, VR तो होता नहीं ना। तो अगला जो वोल्टेज है वो VL था, वो I से π/2 आगे बनेगा। अब देखो कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है और ये रिजल्टेंट, हमने तुम्हें पैरेललोग्राम लॉ भी 11 में पढ़ाया था। E वेक्टर बराबर क्या आएगा, देखो आप, E वेक्टर बराबर आएगा VR वेक्टर प्लस VL वेक्टर। अरे दिस प्लस दिस, इन दोनों का तो वेक्टर सभी तो है डायगोनल। या ऐसे समझ लो, ये डायगोनल है, अगर ये VL है तो ये भी VL है, तो पाइथागोरस लगाओगे इसमें, ये VR है और ये VL है, तो ये वाला आप निकाल सकते हो पाइथागोरस से। E स्क्वायर बराबर क्या आएगा, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। देखो ऐसे भी आज निकाल सकते हो, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ लगाएं, चाहे आप ट्रायंगल लॉ लगाएं, चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तीनों का मतलब एक ही, आंसर एक ही आ रहा भाई। देखो आप, हमने पहले वेक्टर बताया कि E वेक्टर बराबर क्या होगा, VR स्क्वायर। अब E का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो E स्क्वायर बराबर क्या होगा फॉर्मूला, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर प्लस 2VR VL और cos 90। भाई VR और VL के बीच में एंगल कितना, 90, तो cos 90 कितना होता है, 0। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, अल्टीमेटली आएगा E स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये फार्मूला होता है। पाइथागोरस देख लो, ये वेक्टर VR है, ये VL है, तो ये भी VL हुआ, तो VR और VL, तो E स्क्वायर बराबर क्या आएगा, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। आना यही है, दोनों वोल्टेज ये दोनों परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट अंडर रूट में इनका स्क्वायर होता है। E का मान निकालो तो अंडर रूट लग जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका, वही पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारे पास E, VR और VL तीनों वैल्यू है। E रहा, ये VR रहा और VL, स्क्वायर करेंगे वेक्टर गायब हो जाएगा। देखिए E स्क्वायर जगह क्या आएगा, I स्क्वायर Z स्क्वायर, VR स्क्वायर जगह क्या आएगा, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर जगह क्या आएगा, I स्क्वायर XL स्क्वायर। I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये हो जाएगा I स्क्वायर, I स्क्वायर साइज हो गया। देखिए दो वोल्टेज दिए गए, रिजल्टेंट वोल्टेज निकाला तो स्क्वायर होगा। अब वोल्टेज को हमने करंट इनटू रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो रेजिस्टेंस वाली इक्वेशन बन गई। रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस भी आ गया, रिएक्टेंस भी आ गया, इम्पीडेंस भी आ गया। I स्क्वायर कट गया तो Z स्क्वायर क्या आएगा, Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस Z बराबर अंडर रूट ऑफ, दिख रहा है, आ रहा है, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो बहुत आसान है, इसको नोट कर लो, फिर हम कुछ और बताएं तुम्हें। ये आ गया इम्पीडेंस की इक्वेशन। देखो यहां से एक चीज और क्लियर है, जैसे हमने वोल्टेज में वेक्टर डायग्राम बनाया, VR और VL परपेंडिकुलर थे तभी तो रिजल्टेंट यहाँ आया बीच में। यहाँ पर भी देखो Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तभी तो Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर लिखा गया ना। तो इसका जो है ना
ये वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम है और अगला जो वेक्टर डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं वो इम्पीडेंस का बनाने जा रहे हैं जेड के लिए। तो देखो कैसे बनेगा, ये रहा आर, जहां वी आर है वहीं तो आर आएगा, ये बी एल है तो ये हो गया एक्सएल, एक्सएल। अब देख लो अपने आप, ये आर और एक्सएल दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो इन दोनों का रिजल्टेंट यही तो आएगा, ये एंगल फाई हो गया, ये जेड आ गया। देख लो तो जेड स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यही तो लिखा जेड स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस लगा दो, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो गया। तो जैसे वोल्टेज के लिए वेक्टर डायग्राम बनता है वैसे ही सेम डायग्राम इम्पीडेंस के लिए बनता है। अब करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेस दिख रहा है ना फाई, ये भी निकाल लो, निकाल लेते हैं। चलिए कहां से हटाए, हम इसलिए नहीं हटाना चाहते थे कि हम चाहते थे कि सारा का सारा सीआर सर्किट में भी एज इट इज आएगा, तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया, मेरी जगह कम पड़ गई है एक्चुअली। तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम निकाल लेते हैं करंट और वोल्टेज के बीच में फेस डिफरेंस। हम इधर से हटा रहे हैं, ध्यान से देखिए, फेस डिफरेंस बिटवीन करंट एंड सिंगल वाले सर्किट बताए थे, वहां पर आपको फेस डिफरेंस याद था। रेजिस्टेंस के लिए नो फेस डिफरेंस, सीधे सीधे थे, यहाँ पर ही बना दिया। इंडक्टेंस के लिए आई से ई आगे था, कैपेसिटेंस के लिए आई से ई का मतलब वोल्टेज पीछे था। अब इधर देखो टेन फाई डायग्राम देखो, ये फाई निकालना ना, देखो करंट यहां है और फाइनली रिजल्टेंट वोल्टेज यहां है। अब करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, क्या फाई, ये पाई बाई 2 से कम होगा। पहले जब सिंगल सर्किट था तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 था, या तो करंट से वोल्टेज पाई बाई 2 आगे था या करंट से वोल्टेज पाई बाई 2 पीछे था। लेकिन अब बीच में दो वोल्टेज आ गए, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज बीच में आ गया और करंट तो यहाँ रही रेजिस्टेंस वाली लाइन पे। तो अब करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 नहीं, आपको दिख रहा है ये फाई है और ये फाई इज लेस देन पाई बाई 2। कैसे निकालेंगे, टेन फाई, देखो डायग्राम पे टेन फाई कैसे आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बी एल अपॉन बी आर, बी एल अपॉन बी एल क्या होता है आई एक्सएल, बी आर क्या होता है आई आर, आई फाई कट गया तो कितना गया एक्सएल अपॉन, यहां से निकाल लेते टेन फाई निकालो तो दिस अपॉन दिस, ये क्या है एक्सएल, अरे ये एक्सएल लिखा ना, ये एक्सएल है, ये वेक्टर एक्सएल है, ये भी एक्सएल, एक्सएल अपॉन आर, तो आ गया टेन फाई इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, दिस गिव्स फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन, ये फेज डिफरेंस आ गया करंट और वोल्टेज के बीच में। अब एक चीज ध्यान सुनिए, वोल्टेज की इक्वेशन फिक्स है, क्या लिखी हमने इसकी इक्वेशन अभी, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये फिक्स है। अब ध्यान से देखना, सिंगल वाले सर्किट में हमने करंट की इक्वेशन डिराइव की थी, अब देखो यहां डायरेक्ट मिलेगी। वोल्टेज की इक्वेशन ये फिक्स है, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा, वोल्टेज कहां है, ये रहा, इसकी इक्वेशन है E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें किसकी लिखनी, करंट की, तो देखो इस वोल्टेज से करंट नीचे है ना, कितनी नीचे है फाई, तो करंट की इक्वेशन अपने आप बन गई इसकी। अगर इसकी E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा, तो इससे फाई नीचे कर दो, तो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, देखो ना यहीं से इक्वेशन ऑफ करंट, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये करंट की इक्वेशन होगी। I बराबर आई नॉट, कहां से देखिए, यहां से
इसकी इक्वेशन फिक्स है और हमें इसकी निकालनी करंट की, तो वोल्टेज से करंट फाई पीछे, तो फाई पीछे कर दिया, -5 कर दिया। अब आपके पास फिर दो इक्वेशन आ गई, वोल्टेज की और करंट की। फिर आप ग्राफ बनाएंगे, वही पहले ग्राफ बना रहे थे पिछले वीडियो लेक्चर में, तो हम π/2 पे कटा रहे थे, क्यों π/2, अब π/2 से पहले फाई π/2 से कम है भैया, फाई जो ना ये फाई इज लेस देन π/2। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, हटा रहा हूं मैं ऊपर से, नोट कर लिया होगा सारा, आई होप कि देखिए अब ग्राफ कैसा बनेगा देखो इधर, ए की ग्राफ थे ई और आई, ये हो गया ग्राफ ई का। ये निशान बीच वाले π/2 के मल्टीपल होते हैं। आप दूसरा ग्राफ बनाते थे π/2 पे, ई पीछे था, ई से आई पीछे था ना, तो यहाँ से ले जाते थे π/2 पे कटा रहे थे ऐसे करके। अब π/2 पे नहीं कटाना, π/2 से पहले ही कटाना है, π/2 से पहले। तो देखो π/2 से पहले मतलब ऐसे करके देखो, आप दिख रहा है ना, π/2 से पहले ये देखो ना, ये फाई है, π/2 से π/2 यहाँ है, ये देखो ये फाई, यहाँ π/2 है, यहाँ से यहाँ तक देखो हमने पहले ही कटा दिया। तो बस यही अंतर था, तरीका वही है, पीछे है तो नीचे से जाएगा, आगे है तो ऊपर से आएगा। π/2 है तो π/2 पे कटाते चले जाओ, π/2 से कम है तो कम पे कटाते चले जाओ। π/2 से ज़्यादा हो नहीं सकता, इसलिए टेंशन की कोई बात है नहीं तुम इसके आगे कटाओ, यहाँ पर नहीं, π/2 या π/2 से पहले ही कटाना है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है, ये लाइन मेन है, ये लाइन खींचो, ये वेक्टर बन जाएगा, ये पाइथागोरस लगा के ये लो आ गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे थे जैसे जो किताबों में फेजर बना के देते हैं, देखो मैंने क्या बताया था, ये जहाँ समझा इससे कंपेयर करना, हमने मान लिया ये देखो, ये ले लिया हमने BR वेक्टर और यहीं पे क्या हो गया I। अब I से BL π/2 आगे ये लो, ये वेक्टर हो गया BL। अब ये लो, क्या दिक्कत है इसमें, ये रिजल्टेंट आ गया, ये E आ गया आपका। अब एंगल तो वही फाई रहा E और I के बीच में। आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, क्या फर्क है? तो किताब में अगर ऐसे बना दिख जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। अब इसमें फायदा क्या है कि हम E या I का इनिशियल फेज बता सकते हैं। E का इनिशियल फेज ओमेगा टी, वैसे हम ओमेगा टी बता देंगे, या I का इनिशियल फेज ओमेगा टी तो हम ऐसे बता देंगे। ये एंगल भी हम बता पाएंगे। हमने इसको इस लाइन पे ले लिया तो वो इनिशियल फेज नहीं बता पा रहे थे, बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं। जो वेक्टर डायग्राम होता है वही फेजर डायग्राम होता है, समझ गए ना? तो आप ऐसे बना लो, बात तो वही। इस लाइन को हमने यहाँ बना दिया तो करंट तो यही आएगी, फिर बात तो वही है ना, है तो दोनों परपेंडिकुलर। ये देखो ना BR और BL परपेंडिकुलर है, ये लो तो रिजल्टेंट बीच में ही आएगा, तो बात तो वही है। ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, इसलिए हम आपको बीच में कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे। तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट LR सर्किट। अब CR सर्किट में तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना आपको। अगर आपने LR सर्किट पढ़ लिया है तो CR में कुछ नहीं है। आप आगे आगे बोलना, ठीक है ना? मैं एक बार बोर्ड साफ करता हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। देखिए, मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि सारा कुछ मैं इसमें कवर कर लूँ। हटा देता हूँ मैं भाई ये सब। ये भी हटा देता हूँ। आपको दिख ही गया, मैं सारी चीजें नहीं हटा रहा हूं, मतलब सब कुछ वैसा ही चलेगा, कुछ भी नहीं चेंज करना है। देखिए इधर ध्यान दो, CR सर्किट, R के बारे में सब कुछ बता दिया तभी कि R का जो वोल्टेज VR होता है और करंट सेम फेज होती है, बस इतना याद रखना है। करंट मिल जाएगी, फिर दूसरा वोल्टेज BL या BC करंट से आगे होता है या पीछे होता है, आपको स्टार्टिंग वाला मैंने कहा सिंगल से फिर बता देता हूँ।
आर के केस में मतलब वी आर और आई सेम फेज में, एल के केस में जो वी एल होता है वोल्टेज वो करंट से आगे होता है, मतलब करंट पीछे होती पाई बाई 2, और सी के केस में जो वोल्टेज होता है उससे करंट आई पाई बाई 2 आगे होती है, मतलब करंट से वोल्टेज पाई बाई 2 पीछे होता है। ये सिंगल सर्किट हमने पिछला वीडियो लेक्चर डाला था, तो उनको आप एक बार देख लेना। अब देखो हम सीआर सर्किट पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना, बिल्कुल स्मूथली चलेगा जैसे एलआर था, कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं करूंगा मैं, चैलेंज है अपना, ठीक है ना, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। अब आपके समझ में आ जाएगा कि एक चीज पढ़ने से दूसरी चीज कैसे आसान हो जाती है। और जब चैप्टर शुरू किया था हमने तभी बता दिया था कि चैप्टर में दम नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, तो सी आर है तो पहले सी बना लो, ये लो सी हो गया, ये हो गया आर, सी का वोल्टेज वीसी हो गया, आर का वोल्टेज वी आर हो गया, यही वहां लिखा था। फिर हमने यहाँ पर एक लंबी चौड़ी सी लाइन लिखी थी इन द सर्किट एल एंड आर, तो एल एंड आर की जगह क्या लिख दोगे, सी आर। इक्वेशन क्या लिखी थी, ई बराबर, ये लिखी थी, लिखी थी। फिर हमने सारे वोल्टेज लिखे थे, वी एल, वी सी और ई, तो देखो यहां पर लिखना, देखो वी सी बराबर आई एक्स सी, यहां वी सी है, वी आर बराबर पीछे वाला मिला लेना आई आर, ये लो। जिन्होंने अभी वाला नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल सेम है, ये तो एक ही सर्किट है, वी बराबर आई आर। अब ले दोनों वोल्टेज हो गए। तीसरा इंपीडेंस अगर जेड है, इफ इंपीडेंस ऑफ द, तो ई बराबर आई जेड, इंपीडेंस के लिए तो जेड ही आएगा। यहां पर जो जेड की वैल्यू है वो इनके टर्म में आएगी, इनके टर्म में। वहां पर जेड की वैल्यू एल और आर के टर्म में आई थी, अब एल आर की जगह सी और आर आ गया, तो सी आर के टर्म में आएगी जेड की वैल्यू। अब देखो फिर वही इंपीडेंस ऑफ सर्किट, कैसे, बाय ड्राइंग वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम। देखो कैसे हमने वहां पर ही बनाया था, देखो सबसे पहला काम यही बताया था, वी आर वोल्टेज के लिए बना लो वेक्टर, यहीं पर आई होती है, आई लिख लो। ये वेक्टर आई के लिए नहीं है, आई वी आर के साथ होती, इसलिए हम बार बार आई मार्क कर रहे हैं तुमको, ये वेक्टर आई है नहीं, आई पे तो हमने वेक्टर लगाया ही नहीं। अब देखिए आई का हमें पता चल गया, अब हमें पता है ये सी वाला जो वोल्टेज था वी सी, वो अभी तो वी एल था, इससे पहले वी एल आई से आगे था तो हमने यहां बनाया था, अब वी सी आई से पीछे है तो वी सी यहां आ जाएगा, बस इतना चेंज है, ये पाई बाई 2 हो गया। वी आर तो फिक्स है, ये सब में फिक्स है, सारे सर्किट, चाहे एल आर हो, चाहे सी आर हो, चाहे एल सी आर हो, ये फिक्स है। आई वहीं पर है, ये फिक्स हो गया। जब आई मिल गया तो हमें दूसरा वोल्टेज वी सी देखना है, वो आई से पाई बाई 2 पीछे होता है, तो आई से पाई बाई 2 पीछे बना दिया। अभी वी एल आई से आगे था तो आई से आगे घुमाया था हमने, अभी पीछे, अब आगे हो या पीछे, देखो क्या फर्क पड़ता है तो ये दोनों परपेंडिकुलर, अभी भी ये वी आर रहा और ये वी एल रहा, तो इनका रिजल्टेंट तो बीच में ही आएगा, डायगोनली ही कहाँ आ जाएगा, यहाँ ये लो, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये करंट है, ये वोल्टेज, इनके बीच में फेस हो गया 5, अभी भी 5 पाई बाई 2 से कम ही है। अब अंतर क्या हो गया, आई से ई नीचे आ गया, अभी आई से ई ऊपर था, मतलब ये वी आर था, यहाँ वी एल था और यहाँ ई था, तो ई से आई नीचे था, आई से ई नीचे हो गया, बस इतना अंतर हो गया। देखिए इस डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं, ओ ए बी कुछ भी डी लिख दो यार, फिर वही काम करना है यार, क्या, ये पाइथागोरस थ्योरम फिर लगा दो, ई स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। अरे है तो ये दोनों परपेंडिकुलर ही, तो हाँ रिजल्ट में कहीं चेंज नहीं आया, जहां जहां वी एल था वहां वहां क्या जाएगा, वी सी। देखो वी आर प्लस वी सी वेक्टर, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस 2r वी आर वी सी, फिर वही मतलब यही आएगा, वी आर स्क्वायर प्लस एक्स सी कर दो, एक्स सी, ये लो हो गया डेरिवेशन, ये लो, जहां एक्स एल था वहां क्यों बी सी आ गया ना, और बी सी क्या होता है, आई एक्स, ये हो गया खत्म। तो मैं यही तो कर रहा हूं, एक आता तो दूसरा अपने आप आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 10 फाई निकाल लो, यहां निकालता हूं 10 फाई, इंपीडेंस के लिए बना दो, यहां पर भी देखो ये आर हो गया, ये एक्स सी नीचे आ गया, ये लो
ये जेड आ गया यहाँ पर, ये फाई है, ये जेड आ गया। जेड का फार्मूला पता ही क्या है, √r² प्लस xc²। ये tan फाई निकालना है, tan फाई निकाल लो। हमने यहाँ लिखा था tan फाई, नोट कर लो इसको, जगह कम पड़ेगी। डिट्टो है, LR पढ़ लिया तो CR में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत, तो मैं बार बार कहता हूं कमेंट बॉक्स में आप लिखें मुझे, तो मैं आपके सॉल्व करूंगा। कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए मुझे, तो मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। चलिए चलें, इसको हटा दें। ईयरफोन का गड़बड़ हो गया, कहीं निकल गया क्या। tan फाई जैसे यहाँ निकाला था, tan फाई इक्वल टू अभी हो जाएगा VC/VR। पहले VL/VR था, देखो VC/VR, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये BC है, ये VR। BC जगह IXC, VR जगह IR। IR गया, tan फाई बराबर वही आ गया XC/R, या फाई बराबर tan इनवर्स। सेम है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन ऑफ करंट देखो, E की रहा यहाँ पर, E की इक्वेशन फिक्स है, E बराबर E0 sin ओमेगा t लिखी थी। अब E से I आगे है, तो इक्वेशन ऑफ करंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ करंट होगी वो I बराबर I0 sin ओमेगा t प्लस फाई। करंट वोल्टेज से आगे है फाई। अब ग्राफ पे भी फाई पे कटाना आगे, तो ऊपर से लानी करंट, ऊपर से लानी फाई आगे, इसलिए बना दो ग्राफ। हटा रहा हूं मैं ये, फिर नोट कीजिए इसको पॉज करके, या कहीं यहीं बना दें। तो कहने का मतलब बिल्कुल ही सरल है। AC चेक ये E हो गया, ये मैंने कहा था बीच वाले निशान π/2 के होते हैं। अब I पीछे नहीं यहां से करो, आगे है, ऊपर से लाओ। अब देखो π/2 पे नहीं जा रहा हूं मैं, पहले ही कटा रहा हूं। पहले कटाते जाओ। पहले कटाते जाओ, समझे ना। π/2 का निशान ये रहा, ये I का ग्राफ हो गया, E एंड I। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाली है ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में, अगर आप सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो। सेम है कि कौन सा सर्किट है, बस ये ध्यान रखना कि बेसिक जो चीज़ें हैं, पहले मैंने बताया रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस समझ लेना कि R क्या होता है, X क्या होता है, X XL होता है, XC होता है, XL क्या होता है, ओमेगा L, XC होता है 1/ωc। जैसे यहाँ XC आया ना, अब इसको हम आगे खोलते तो XC की जगह क्या होता है 1/ωc। ओमेगा क्या होता है 2πf, हमने यही छोड़ दिया, हमें पता है ना कि XC बराबर ωc होता नहीं, 1/ωc होता है। XL है तो ओमेगा L, तो आप आगे भी ले जा सकते हो इस फार्मूले को, √r² प्लस XC², XC जगह 1/ωc तो 1/ωc², फिर ओमेगा 2πf। दीज ऑल आर बेसिक्स जो आपको पता है। मतलब मेन क्या ध्यान रखना है, कंपोनेंट और उस कंपोनेंट के लिए करंट और वोल्टेज के बीच में क्या फेस डिफरेंस होता है ध्यान रखने से। कंपोनेंट रेजिस्टेंस तो वोल्टेज और करंट सेम फेस, इसलिए बार बार हम जो वोल्टेज बनाते हैं ना VR, उसी लाइन पे करंट बना देते हैं, ये लाइन फिक्स है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट अगर L है तो वो करंट से π/2 वोल्टेज आगे जाएगा, तो हमने L में I से π/2 ऊपर बनाया था। C कंपोनेंट है तो करंट से π/2 पीछे रहता है। बस ये ध्यान रखोगे तो बाकी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, दिक्कत ही नहीं है ये कहीं पर भी। तो बस आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस में पढ़ना है। तो AC का पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहला देखें, जिसमें हमने एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू निकाला, AC DC में डिफरेंस बताया। दूसरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा, दूसरा देखो जिसमें हमने रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस
और ये ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं ये सारा बताया है। फिर तीसरा वीडियो मैंने सर्किट से शुरू किया था। तीसरी वीडियो में सिंपल सर्किट थे, आर वाला, एल वाला और सी वाला, वो पढ़ लेना आप। और मैं तो वैसे आज भी रिकैप दिया ही है, जब वो आ गया तो आज हमने पढ़ा एलआर सर्किट और सीआर सर्किट। अगला जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलआर सीआर आता है तो एलसीआर सर्किट में कतई कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और एलसीआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें कई सारी चीज़ें आएंगी, रेजोनेंस आएगा, क्वालिटी फैक्टर, बहुत सारा कुछ आएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वो। तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन तो यहाँ से ही बनता है, बस बेसिक्स आपको याद आने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसलिए कहता हूँ वीडियो लेक्चर आप सीक्वेंस में देखें और अपने नोट्स बनाते रहें। इसमें से कुछ भी कॉपी करना है तो पॉज करके आप कर लीजिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगला वीडियो आएगा वो आएगा एलसीआर सर्किट पे, ओके। क्यों हमने एलआर सीआर का हमने 4-5 सर्किट पढ़ लिए, प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी, एलआर और सीआर, 5 सर्किट हम पढ़ चुके हैं। छठा सर्किट होगा वो एलसीआर होगा और वहीं पर हम एलसी सर्किट के बारे में भी आपको ब्रीफ करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।